ना है जब हम घर आए, तो वो दोनों चीजें हमें एक साथ करना पड़ेगी। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ओपन रहे। मुझे एक मदर का याद आ रहा है, काफ़ी अच्छा उसका चलता है। बोला मेरा मेजर काम रहता है कि उसका भी एक बच्चा एक बच्ची है, बड़े हो गए, तो उसका भी कहना था कि मैं अपनी चैनल्स को पूरी ओपन रखती हूँ। मेरे को जो भी बोलना है पॉजिटिवली बोलती हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है या नहीं लगता है मैं बोलती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ। डांटना मारना ये अब आउटडेटेड हो गया। अब कोई भी बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता है। पहले का माँ बाप टीचर मारता था तो हर बच्चा सहन करता था। सहन नहीं करता था, एक पॉजिटिवली उसको हैंडल करता था कि मेरे को कुछ करेक्शन करना है। और एक तरह से वो मेरे ख्याल से रिचार्ज का काम करता था। कान भी पकड़ा तो वो रिचार्ज होता था ब्रेन का, और वो बच्चा अपने को करेक्ट करता था कि मैं कहाँ गलत था। पर आज समाज में इतना ग्रोथ हो गया, बढ़ गया कि अब ये चीज़ें कोई भी इमोशनली टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम सभी इमोशनली सेंसिटिव होते जा रहे हैं। और इसके कारण हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है वो कम काम करता है। लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम करता है। हमारे अंदर दो ब्रेन है जो दोनों साथ साथ काम करते रहते हैं। एक है थिंकिंग ब्रेन, हायर ब्रेन, और एक है लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। जनरली दोनों का बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए हम नमस्ते करते हैं। नमस्ते इसलिए करते हैं कि मैं दोनों हाथ से, दिमाग और दिल से आपके साथ हूँ। पर धीरे धीरे चेंजेस आते गए, थिंकिंग ब्रेन का यूज कम होता गया और रिएक्टिव ब्रेन ज़्यादा काम करने लगा। तो हम उनकी छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण जो बॉन्डिंग है उस पर असर आ जाता है। मेन गेम रहता है कि मेरी बॉन्डिंग जैसे माँ की रहती है। जब बच्चा यंग पैदा होता है तो माँ की एक नेचुरल बॉन्डिंग रहती है, उसकी केयर करती है, चाहे वो रो रहा है उसको चुप कराएगी। पर धीरे धीरे वही जो उसका क्राइंग है, रोना है, वो कभी कभी बना रहता है। साइकोलॉजी में कहा गया जो भी हमारे रिस्पॉन्स रहते हैं वो क्राइंग एंड फीडिंग के ऊपर रहते हैं। जैसे बच्चा जब रोता था छोटा तो उसको खाना मुंह में डालते थे कि मत रो, और गोदी में लिया और चुप हो जा। अब ये क्राइंग और फीडिंग कभी कभी कंटिन्यू कर जाता है। हर बच्चे को अटेंशन चाहिए, हर व्यक्ति को, हर आत्मा को अटेंशन चाहिए, और वो अटेंशन न मिलने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी को कहा जाता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो जो भी कर रहा है बच्चा अटेंशन खिंचवाने के लिए करता है कि मेरे को कोई अटेंशन दे, इसलिए वो रोता है। रोने पर माँ नहीं आई तो कुछ गिरा देगा, तो तब उसका अटेंशन जाएगा कि इसको दो। अब ये पर्सनैलिटी कभी कभी कंटिन्यू कर जाती है लाइफ में, बड़े होने पर भी। और जो कहा जाता है ह्यूमन बिहेवियर में 3 चीजों के कारण ही कोई भी बिहेवियर करता है। एक है अटेंशन,
एक है प्यार और एक है खुशी। लव, हैप्पीनेस, पीस और अटेंशन खिंचवाने के लिए वो करता है। अब जिस बच्चे को प्यार बचपन से मिला, बैलेंस मिला, माँ का भी मिला, फादर का भी मिला, तो वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। अब जिसको कहीं भी एक कैरेक्टर मिला और वो डोमिनेट कर गया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में लैग करेगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मदर फादर इक्वल केयर बच्चे को दें। पहले मदर फादर में दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो मैं केयर दूंगी या रिस्पॉन्स उसको करूंगी, आप इंटरफियर नहीं करना। माँ के सामने अगर फादर ने कुछ कहा या फादर के उसमें मदर ने इंटरफियर किया, तो वो बच्चा कैच कर लेता है और फिर वो बच्चा ब्लैकमेल करता है। बच्चे भी इमोशनली ब्लैकमेल खेल खेलते हैं। उनमें भी अकल आ गई है कि कौन सा वीक पार्ट है, मैं वहां से खेल खेलूं, कहां से मेरे को अटेंशन मिले। तो वो डाइवर्ट होता रहता है। पर अगर दोनों मदर फादर इक्वल हैं और दोनों ने समझ लिया कि हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो दोनों का जो केयर होगा आपस में इंटरफियर नहीं करेंगे। जब माँ फादर को डिसिप्लिन देना है तो मदर उसमें इंटरफियर कम करे, और कुछ करना भी है तो आपस में बाद में एक दूसरे को समझाकर चले, तो जिससे कि वो ब्लैकमेल नहीं कर पाए। और अगर उसकी चॉइस वो वाली नहीं रहेगी तो वो डिसिप्लिन में आएगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पालना भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए। आज की दुनिया में पढ़ाई के साथ साथ आईक्यू के साथ साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट खेल है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। उसकी आईक्यू तो ठीक है, वो टीचर्स पेरेंट्स ध्यान देते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी वो चाहिए। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होकर कहीं भी जाएगा, माँ बाप से दूर जाएगा, तो उस समय उसका अपना डिसीजन पावर बढ़े। उसको बचपन से ही चैलेंजेस लेना सिखाओ, उसको एक कंफर्ट जोन में मत बड़ा करो। अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स हर बच्चे को एक कंफर्ट जोन में बड़ा करते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने देखे अपने लाइफ में एज ए चाइल्ड, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो देखें। तो उसके कारण वो सब चीजें उसको देता है, रेडीमेड देता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं इमोशनली साइकोलॉजिकली वीकनेस आती है। अगर हम उसको चैलेंजेस देना सिखाएंगे, कभी कभी टफ कंडीशंस में भेजेंगे, तो उसको ग्रोथ होगी। कई बार, एक दो बार मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ के जो टीचर्स थे उनसे इंटरेक्शन हुआ कि क्या फर्क है आपके यहाँ के बच्चों का और इंडियन बच्चों का। इंडियन बच्चे बहुत पढ़ने जाते वहाँ पर, तो उन्होंने कहा इंडियन बच्चों का प्रॉब्लम एक ही आता है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं इंडियन बच्चे,
आज भी इंडियन बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बहुत अच्छे हैं, पर जो इमोशनल एम्पावरमेंट है उनका वीक रहता है। जब प्रॉब्लम आते हैं तो वो प्रॉब्लम को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और वो फिर पेरेंट्स को फ़ोन और पेरेंट्स के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। जो टीवी पर भी कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, बच्चे को, बड़ा लड़का है, उसको सर्दी हो रही है तो माँ को पूछता है क्या करूँ, तो मदर बताती है ये कर। उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट आना था वो नहीं आ पाया, और आज की दुनिया में वही सरवाइव करता है जिसका एम्पावरमेंट अच्छा है। पढ़ाई एक हद तक हमें सक्सेस देती है, पर पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा सक्सेस देता है। एक स्टडी में देखा उन्होंने, 3 डॉक्टर एक स्कूल में गए और वो स्कूल में 4 से 5 साल वाले बच्चे थे। वो गए और उनके सामने एक स्वीट, एक मिठाई बच्चों के सामने रख दी और बोला हम 1 घंटे बाद आएंगे, जो बच्चे मिठाई नहीं खाएंगे उनको एक और मिलेगा, और कह के चले गए। 1 घंटे बाद जब वो आए तो देखा ज्यादातर बच्चों ने खा लिया था और कुछ बच्चों ने नहीं खाया। इन डॉक्टर्स ने उनकी स्टडी करी, जिन बच्चों ने नहीं खाया, ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा स्टडी करी। उन्होंने देखा जिन बच्चों ने स्वीट नहीं खाया वो लोग लाइफ में हर एरिया में सक्सेसफुल हुए, पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, शादी में, ग्रोथ में, हर जगह सक्सेसफुल हुए। और जिन बच्चों ने खा लिया था वो कहीं ना कहीं रुक गए, फेल्यूर हुए। क्या कैरेक्टर था जिन बच्चों ने नहीं खाया, उनके अंदर क्या कैरेक्टर था बताएं। धीरज और पेशेंस, इमोशन पे कंट्रोल था, और एक मिलेगा ग्रीड, और मिलेगा फ्यूचर, फोरसाइटेड फ्यूचर, आज्ञाकारी, ओके, ओबीडिएंट, करेक्ट। तो उन बच्चों में मेन कैरेक्टर था पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस और फॉर फ्यूचर रीजन क्लियर था। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों का, अब वो इम्पेशेंट ज्यादा हो गए। ज्यादातर हाइपर एक्टिव बच्चे ज्यादा होते जा रहे हैं और उसके कारण उनका फोकस और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। पहले के टीचर्स का रोल अच्छा था, पूरा ध्यान देते थे, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो उनका भी फोकस, केयर कम होती गई। नहीं तो हर टीचर का हर बच्चे के ऊपर अटेंशन रहता था। मेरे को भी मालूम है, जब टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते थे उनको बहुत क्लियर था कि इसकी फैमिली की स्टेज क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, और उसके अनुसार वो डील करते थे। पर अब किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। एक बिजनेस है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, कैरिकुलम पूरा करना है और आगे बढ़ना है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा देखें तो 3 तरह के पेरेंट्स रहते हैं। एक पेरेंट्स की वो रहते हैं सर्वाइवल वाले,
कि हमें सरवाइव रहना है, इसको भी करना है, और वो कंफर्ट जोन के अंदर मैच को खेलते रहते हैं। दूसरा होता है रेसिंग पेरेंट्स, जो सोचते हैं मेरा बच्चा रेस में दौड़ रहा है, हमेशा नंबर उसका आगे आना चाहिए। हम उससे यही पूछेंगे कि तेरे नंबर कितने आए आज के दिन, पढ़ाई में, स्टडी में, स्पोर्ट्स में। पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि तू फर्स्ट आया कि नहीं आया। और इसका मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेडिकल कॉलेज में हमारे आगे एक बहन थी जो हमेशा फर्स्ट आती थी, टॉप। लास्ट एग्जाम में, फाइनल प्रोफेशन में वो सेकंड आई, रैंक में सेकंड। हमेशा फर्स्ट आ रही है रैंक में, टॉप, और इस बार सेकंड आई। और सेकंड आई तो उसने सुसाइड कर लिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या हो गया? उसने नोट में लिखा, मेरे फादर ने कभी नहीं मुझे सिखाया कि मैं सेकंड आ सकती हूँ। अब इम्प्लांट किसने किया? पेरेंट्स ने किया, क्योंकि वो रेस की तरह देख रहे हैं। हमें बच्चे को रेस में दौड़ाना नहीं है। आज की दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में तरह तरह के ऑप्शन हैं। मुझे ये देखना है कि बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, जिसको हम कहते हैं इंटेंशनली पेरेंट्स। वो एक इंटेंशन से, एक पर्पस से बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। मैं फिल्म एक्टर का सुन रहा था, 3 इडियट, तारे ज़मीन पर। उनके बाद उनका इंटरव्यू आ रहा था एक स्कूल में, तो उन्होंने यही कहा कि हमने कभी बच्चे से ये नहीं पूछा, जब वो घर आता है, आज के दिन तूने किसकी हेल्प करी, किसके जीवन में मुस्कान लाई, तूने अपना खाना शेयर किया कि नहीं किया। तो वो कैरेक्टर ना पूछ के हम उसको दूसरे कैरेक्टर पूछते हैं, तो उसको भी लगता है मेरे को आगे ही बढ़ना है, तो उसके अंदर स्ट्रेस आता है। और कभी कभी वो स्ट्रेस को हैंडल ना करते हैं तो सुसाइड होता है। हर महीने मैं देखता हूँ एक कोचिंग संस्थान में, पर्टिकुलरली एक कोचिंग शहर में, बिना नाम लिए 2-3 सुसाइड होते रहते हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं ये बढ़ जाता है। और ये इसलिए बढ़ता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे रिजल्ट आते हैं उसको भी अगर हैंडल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हमें एक, जो हमारे बच्चे हैं, उनको पूरी तरह से होलिस्टिक, टोटल ह्यूमन बीइंग बनाना है। एजुकेशन का ये नहीं है कि खाली पढ़ाई और सर्टिफिकेट लेके आ जाए, खाली कागज का एक सर्टिफिकेट आ गया कि इन्होंने ये किया, वो एक लेवल है, पर आगे चलकर वो लेवल काम ही नहीं करती। मेडिकल में भी सब लोग पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, पर मैंने देखा प्राइवेट प्रैक्टिस में वो डॉक्टर आगे बढ़ता है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है। उस समय ये कुछ नहीं रहता कि ये गोल्ड मेडलिस्ट था कि क्या था। उसका अगर हैंड अच्छा है, टच अच्छा है, बात अच्छा कर रहा है, तो लोग उसके पास जाते हैं। एक स्टडी में देखा, 2 डॉक्टर आसपास थे, एक गोल्ड मेडलिस्ट और एक नॉर्मल एमडी। लोग इसके पास ज़्यादा जा रहे थे। पूछा क्यों जा रहे हो? ये डॉक्टर केवल दवाइयाँ लिख देता है कि जाओ लेते रहना। और ये डॉक्टर हर तरीके से हमें समझाता है, घर के बारे में पूछता है, और हमें बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है तो ये अवेलेबल रहता है।
तो क्या फर्क आया? पर्सनल टच, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ज्यादा होगा तो हो सकता है कि ह्यूमन माइंड काम ही नहीं करे। इसलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। पहले डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं था, नाम ही नहीं था, पर ये 2000 के बाद इतना बढ़ गया कि आज साइकेट्रिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई। पहले हार्डली कोई जाता था उसमें, जिसको कुछ नहीं मिलता था वो उधर जाता था, पर इतनी अब डिमांड है कि हाईली डिमांड, क्योंकि व्यक्ति उलझता जा रहा है। तो हम उसको खुशी दें, रोज उससे प्यार से बात करें, उसके साथ 1 to 1 बैठे, जब वो हमें कुछ बोले हम सुने, अवेलेबल करें और अच्छी तरह सुने कि वो क्या बोल रहा है, और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। फिर वो भी आपको रिटर्न में इक्वल वही देगा, वो भी आपकी सुनेगा और आपको देगा। और अच्छे जो भी ग्रोथ जिनका अच्छा देता है, मैंने देखा वो नेचुरली पढ़ते हैं, उनको कोई पुश नहीं करना पड़ता, पुल नहीं करना पड़ता। अभी यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट मैंने देखे 2023 के, उसमें इतने बच्चे वो हैं जो सिंपल घरों से आए। फादर लेबर का काम करते हैं, फादर ईट बनाने का काम करते हैं, वो भी लड़की उनके साथ काम कर रही है, यशोदा। और रात को झोपड़ी में पढ़कर 6-7 घंटे पढ़कर नीट एग्जाम क्रैक किया। अब ये क्यों हुआ? कि मेरे को करना ही है, मेरा ड्रीम क्लियर है कि मेरे को ये बनना ही है। हम उनके ड्रीम बनाने में मदद करें। पेरेंट्स का, टीचर्स का रोल ही ये है कि हम उसका जो सपना है उसको पूरा करने में मदद करें। और अगर हम उसको मदद करते हैं, चाहे वो कुछ भी बनना चाहता है, आज की दुनिया में एजुकेशन का रोल इतना ही है कि वो क्या बनना चाहता है और उसके उस बनने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। और आज हम सभी देख रहे हैं, जो भी बच्चा जो पढ़ रहा है, जिस फील्ड में कर रहा है, और अगर वो प्रॉपर करता है, फोकस होकर कर रहा है, वो टॉप बिलियनर बन रहा है, मिलियनर बन रहा है। पैसा ऑटोमेटिक आता है, मनी तब आती है जब मैं फोकस हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ प्यार से कर रहा हूँ। पढ़ाई भी अगर वो प्यार से पढ़ता है, 4 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, फोकस होकर पढ़ता है, तो वो आगे बढ़ता है। और हमारा काम उसी में सपोर्ट करते जाना है। तो पेरेंट्स रोल मॉडल बने। बच्चा पेरेंट्स को देखता है, मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ और बच्चे को कहूँ मत खा, तो वो देख रहा है मेरे, तो वो पूरी कॉपी करता है। 4 साल से ही वो कॉपी करना शुरू कर देता है पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो उसके अंदर जाता रहता है। ऑन एवरेज ये देखा गया, एक बच्चा 7 साल तक, 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता अपने अंदर। जस्ट देख रहा है, उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता उस समय, पर जो वो देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, अंदर ले रहा है, अब वही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो हमारा भी काम है रोल मॉडल बनकर उसको वो केयर देना, सपोर्ट देना, तो वो बड़े होने पर भी मैच्योर बनेगा, इमोशनली मैच्योर बनेगा।
स्टेबल बनेगा। नहीं तो जितने भी हम देख रहे हैं यंग हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं 24 साल से 30 साल के बीच में पर्टिकुलरली, क्योंकि जो बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं बना तो वो कहीं ना कहीं मैच को किसी न किसी रूप में हार जाता है। एक बार तो देखा बच्चा पूरे शहर का अच्छा टॉपर था, अब आईआईटी गया तो वहाँ हर बच्चा अपने अपने शहर का मास्टर। अब ये बच्चा सोच रहा था मैं ही मास्टर, और वहाँ तो 50 बच्चे जो उसके क्लास में थे सब टॉपर। इसीलिए वो उसको भी लगा इन्फिनिटी आई और सुसाइड किया। तो वो संस्कार जो हम डाल रहे हैं उसमें वो इम्पोर्टेंट है। वो हम सभी ने देखा कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मदर राजमाता ने संस्कार डाला तो वो वैसे ही टफ निकला। तो जो इम्प्लांट किया जाता है वही आगे बढ़ता है। थॉमस एडिसन अल्वा जब छोटा था तो एक दिन एक लेटर लेकर आया। प्रिंसिपल ने लेटर दिया, मदर को दिया कि ये आपको पढ़ना है। मदर ने लेटर पढ़ा और आंखों से आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा क्या लिखा है। मदर ने लिखा कि प्रिंसिपल ने लिखा है आपका बच्चा जीनियस है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते, आप उसको घर पर पढ़ाओ। और मदर ने थॉमस को पढ़ाना शुरू किया और वो थॉमस एडिसन अल्वा विश्व का टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बना। जब मदर चली गई तो वो अलमारी साफ कर रहा था तो उसमें वही लेटर मिला जो प्रिंसिपल ने लिखा था। और वो लेटर उसने पढ़ा, उसमें लिखा था आपका बच्चा वीक है, बहुत ही लो है, हम नहीं पढ़ा सकते उसको। मदर ने क्या किया, उस लेटर को, नेगेटिव लेटर को एक पॉजिटिव बनाकर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। तो कैरेक्टर हमारे हाथ में है कि हम उसको क्या देना चाहते हैं। और अगर आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं, जो यहाँ पर मैंने सीखा कि खेल अल्टीमेटली हमारे वाइब्रेशन का है। अगर मेरे वाइब्रेशन पावरफुल है, शुभ भावना के हैं, शुभ कामना के हैं, तो वो बच्चे में जाएंगे। क्योंकि हर आत्मा एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। शरीर तो उसका कवरिंग है, पर अंदर जो उसकी चेतना है, एक एनर्जी है, उसको मेरे को वाइब्रेशन देना है। तो मेरी स्थिति अच्छी होगी, पावरफुल होगी, तो ऑटोमेटिक उसमें जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें हर समय प्यार देना है, हमें उसकी ग्रोथ को देखते हुए दोनों कैरेक्टर को डेवलप करते जाना है कि कब मेरे को प्यार देना है, कब डिसिप्लिन में उसको रखना है। तो दोनों कैरेक्टर साथ साथ चलेंगे तो वो बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब पूछिए क्वेश्चन। आज एक पास में आते पंखा चल रहा है। हाँ, तीन टाइप के पेरेंट्स आपने बताया, दो शायद रहेगा सब। नहीं, एक था सर्वाइवल इश्यू, सर्वाइवल के ऊपर काम करते हैं। जो मेरा कंफर्ट जोन है उसके अनुसार उसको एडमिट कर रहा हूँ, उसको उस स्कूल में डाल रहा हूँ, उस कोचिंग में डाल रहा हूँ जहाँ वो मेरे को इजी रहे, वाइफ को इजी रहे, ले जाना छोड़ना। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है तो बेटर स्कूल में जाए, दूर जाए, क्योंकि उनका भी कंफर्ट जोन है कि बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। तो उनका डर, फियर उनको उस लेवल तक ले जाता है। दूसरा रहता रेसिंग में, मैंने उसको दौड़ा रहा है कि तुझे ये करना ही है, फर्स्ट आना ही है, तो वो रेस कर रहा है।
तो हर रेस में उसको इतना ट्रेन किया जाता है कि तुझे फर्स्ट आना है। गलत नहीं है, अगर वो बच्चा हैंडल कर लेता है तो ठीक है, पर अगर हैंडल नहीं कर पाता है बड़े होकर, शुरू में तो कर लेगा यंग एज में, पर जब वो बड़ा हो रहा है और कहीं जा रहा है अकेले, तो वहाँ उसको वो प्रॉब्लम होती है। थर्ड होता है उसको ग्रोथ कर रहे हैं, इंटेंशनली उसको पूरा मैच्योर्ड कर रहे हैं कि हमें इसको कैसे बड़ा करना है, इसकी क्या इच्छा है, तो उसको होलिस्टिक टोटल ग्रो करा रहे हैं कि हर फील्ड में तेरे को अच्छा करना है, पढ़ाई भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, चैलेंजेस भी लेना है। कहीं उसको भेजा तो उसको चैलेंज आए, अकेले भेजा तो कॉन्फिडेंस आए, तो उसको हर तरीके से ग्रो करना है। इसीलिए कई पेरेंट्स बच्चों को अकेले भेजते हैं तो वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्पोर्ट्स में मैंने जो सीखा लाइफ में, मेडिकल में तो शुरू से जा रहे थे, पर स्पोर्ट्स खेलते खेलते टीम वर्क आ गया। स्पोर्ट्स में हमें सीखना है कि मेरी टीम को कैसे मैनेज करना है, तो वहाँ से सीखना चालू हो गया कि हर प्लेयर को देखना है, हर प्लेयर की केयर को देखना है। तो वो आ गया कि एक टीम सपोर्ट है, न कि इंडिविजुअल है। अभी क्या है, बच्चा इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, तो वो बच्चे का भी इंटेंशन यही हो जाता है कि मैं इंडिविजुअली, पर हमें एक सोसाइटी को, समाज को लेकर चलना है, तो तब वो बच्चे में हर कैरेक्टर आता है। तो IQ भी चाहिए, EQ भी चाहिए और SQ भी चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी चाहिए। और वो कहाँ काम आता है कि जो मेरा माइंड है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने मन को समझ लिया, मैं तो सोचता हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल देकर उसको क्लियर करता हूँ। MBBS तक जब हम वाइवा देने जाते थे तो स्ट्रेस आता था, क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में जाते थे तो उसको देखकर, एक्सटर्नल को देखकर डर लगता था कि क्या होगा। पर जैसे ही मेरे को थोड़ा MD के समय थोड़ा नॉलेज आया, समझ आई, तो जब MD का देने गया इंटरव्यू, वो वाइवा प्रैक्टिकल, बड़े आराम से गया, ऐसे गया कि जैसे खेल खेलने जा रहा, और आराम से उसको दिया। एक्सटर्नल को देखकर कोई डर नहीं लगा, उसने जो पूछा क्या चाहिए, ये चाहिए, ले। तो उसको मैंने समझ लिया कि मेरे को उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। एक्सटर्नल जो है वो बॉस है, तो उस समय अगर मैं ईगो हर्ट करूँगा तो वो गड़बड़ करेगा। वो पूरा हमारा एग्जाम एक्सटर्नल के ऊपर रहता है, पास कर जाए या फेल। थ्योरी में कुछ भी लिखा है, पर प्रैक्टिकल में उसको हर्ट किया तो वो फेल कर गया। दूसरे स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ता था, उससे पूछा क्या चाहिए, उसने बोला एनीथिंग, एनी केस। फिर पूछा क्या चाहिए, बोला कुछ भी दे दो, तो उसका ईगो हर्ट हुआ, उसने उसको दिया। और मैंने देखा मेरा तो निकाल दिया उसने फटाफट बाहर, और उसको 1 घंटे तक खिंचाई और फेल कर गया। तो ये अकल आ जाती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कि हमें किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना, खेल खेलना आना। तीसरा जो सीखा सबसे इम्पोर्टेंट, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। हमें बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उसका डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति खुद ले पाए। मेरे ऊपर वो डिपेंडेंट रहे या न रहे, पर वो डिसीजन खुद का खुद ले पाए, डुअलिटी नहीं आए। जितने भी मेरे पास प्रॉब्लम अभी तक मैंने देखे, वो ज़्यादातर वो आता है डुअलिटी में, ये करें, माँ लेके आएगी, इसको बोलो डॉक्टर बने, अब उससे पूछो तो वो कहता है नहीं। कई आते हैं, हमें यहाँ रख लो, माउंट आबू रख लो, उससे पूछो तो नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी। तो हर एक के अंदर क्या जो डुअलिटी है वो क्लियर होना चाहिए। जो जैन मुनि, एक बहुत अच्छी IITian है, जैन लेडी, उसने कहा इंडियन बच्चों का मेन प्रॉब्लम भी है डुअलिटी। 2 चीजें,
हाँ को ना कहेंगे, ना को हाँ कहेंगे। यस और नो में प्रॉब्लम आएगा। जो चीज नहीं खानी है तो बोलो नो, जो खानी है बोलो यस। तो वो बोलेगा नहीं नहीं मीठा मैं नहीं खाता, ले लो ले लो, नहीं नहीं मैं नहीं खाता, ले लो, तो हाँ। तो अंदर की जो डुअलिटी है वो चलती है, और डुअलिटी में ही हमारी एनर्जी जाती है। डुअलिटी नहीं, जैसे उस बच्ची का, केरला वाली बच्ची का बताया, उसका यूपीएससी में उसने 8वीं क्लास से ही ड्रीम कर दिया था कि मेरे को कलेक्टर बनना है। उसका ड्रीम क्लियर था कि मेरे को यही बनना है, और वो बन। ड्रीम क्लियर होता है, इमेजिनेशन क्लियर होता है, तो पावर आता है। इमेजिनेशन क्लियर नहीं, ड्रीम क्लियर नहीं, तो वो पावर डिवाइड होता रहता है। एक और बच्चे का देखा, मैं अमेरिका गया था 2016 में, उस समय वहाँ ओलंपिक चल रहे थे, रियो ओलंपिक ब्राजील में। तो एक अमेरिकन बच्चा रियॉन मर्फी स्विमर है, उसने कई ओलंपिक 5-6 ओलंपिक में भाग लिया और गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर जीते 12-14। उसका दिखाया कि उस बच्चे में बचपन से ही अपनी डायरी में लिखता था कि मैं एक दिन स्विमर बनूंगा, और वो पूरा चित्र बनाता था कि मैं ओलंपिक में भाग ले रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ। तो ड्रीम क्लियर था, इमेजिनेशन क्लियर था। इसीलिए कहा गया इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। जब मेरा इमेजिनेशन क्लियर है, माइंड और इंटेलेक्ट काम कर रहा है साथ साथ, तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। तो रोज उस दिन बच्चे को जब एग्जाम देने जाए, उस दिन बच्चे को कुछ ना हो, प्यार से भेजो, उसको बोलो आई लव यू। मैं तेरे रिजल्ट से प्यार नहीं करता हूं, मैं तेरे से प्यार करता हूं। रिजल्ट तो जो भी होगा वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं तेरे से प्यार करता हूं। तो वो कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा। नहीं तो एग्जाम के बाद कई बच्चे घर ही नहीं जाते और सुसाइड कर देते, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको प्रेशर करके भेजा। तो आराम से भेजो। उस दिन बच्चा जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना, ध्यान से देखना, ये करना वो करना, तो चलिए जाए मजे से करे, तो आराम से उसका ब्रेन पावर काम करेगा। डर आता है तो हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। अब बच्चा तो पढ़ के गया, स्कूल में आया, हॉल में एंट्री करी और डर चालू हुआ, तो डर में ब्लड यहाँ आ गया, ब्लड यहाँ चाहिए, तो वो पढ़ के भी आया, लिख नहीं पाया क्योंकि डर आ गया। तो उस डर को खत्म करके उस दिन गले लगाकर उसको भेजो। जब हम उसको गले लगाकर भेजेंगे, हग करके भेजेंगे, तो उसके अंदर का डोपामीन, सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा, हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे और वो बेटर करेगा। और कई स्कूल आज अच्छा इसी में कर रहे हैं। अभी जब नीट एग्ज़ाम चल रहा था तो एक इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया, 2000 बच्चे वहाँ एग्ज़ाम देने गए थे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, हर बच्चे को आराम से पहले बुलाकर नाश्ता कराया, पानी की बोतल दी, पेरेंट्स जो साथ में आए थे उनको भी बिठाया, जैसे यहाँ बैठे हैं, उनको लिए भी नाश्ता दिया, क्लासेस कराई, और वो अंदर जाकर बैठे। नहीं तो पेरेंट 3 घंटे बेचारा खड़े होकर उसका स्ट्रेस तो ये पहले मैं देख चुका हूँ। तो कंपनी का टॉप मोस्ट सीईओ, जिस कंपनी में हम लेक्चर करने गए, कहाँ गए हैं, आज उनके बच्चे का एग्जाम है 12th का, तो वो स्कूल के बाहर खड़े हैं। अब आप देख लो, 3 घंटे तक जो व्यक्ति बाहर खड़ा है तो उसका स्ट्रेस लेवल कितना हो गया, कितना एड्रेनलिन निकलेगा, कितना वो होगा। तो वो अब हमें कम करना है और हमें उसको खुशी और प्यार से खुद को भी कहना है, सब ठीक है, परमात्मा तेरे साथ है, डोंट वरी। तो वो चीज़ ठीक होगी होगी। जो कल एग्जाम्पल दिया मैंने, कल के लेक्चर में कौन था वहाँ,
कल मैंने अब्दुल कलाम जी और डॉक्टर मेहता वाला एग्जाम्पल दिया, तो बच्चे की सर्जरी भी हुई, माँ ने उसको 6 दिन पहले ही ट्रेन कर दिया कि डरना नहीं, भगवान तेरे हार्ट में है, गॉड रिसाइड इन द हार्ट। तो जब वो ऑपरेशन थिएटर पर गया, उसके चांसेस कम थे बचने के, पर माँ ने उसको ट्रेन कर दिया था कि गॉड रिसाइड इन हार्ट। तो जब डॉक्टर मेहता अंदर गए सर्जरी करने, तो उसने डॉक्टर से पूछा, आप जब सर्जरी करोगे तो देखना, जब आप हार्ट को खोलोगे भगवान कैसा दिखता, आप मेरे को बोलना। और उसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम आए, पर ठीक कर दिया। 4.5 घंटे ऑपरेशन चला और वो ठीक हो गया बच्चा। तो वो क्या था, अपना फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ फेथ है, बिलीव है और संकल्प है, तो वो कोई भी कुछ भी कर सकता है दुनिया में, वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। जिसका फेथ सिस्टम 100% है कि तू करेगा ही करेगा। पूछिए। कुछ प्रश्न आए हैं जी। कोई बच्चे बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं, पेरेंट्स का कुछ भी नहीं सुनते, ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करें? वही जैसे कहा कि एक तो मैंने कहा ना कि समय ऐसा आ गया है सृष्टि चक्र का कि हर कोई हाइपर एक्टिव होता जा रहा है, और अंदर का जो सॉफ्टवेयर है ओवर एक्टिव हो गया है, और उसके कारण जरूरी है कि हम उसको प्यार से हैंडल करें, कम्युनिकेट करें, बातें करें, बिठाकर बातें करें, और ये बताएं कि तू ये करेगा तो तेरा ही फायदा होगा। तो उसको जब हम डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, और कुछ समय उसको छोड़ देते हैं, तो उसको रियलाइज होगा कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा। दोनों चीजें एक साथ देखते हैं। मदर फादर का रोल है कि उसको देखते रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं दे। जो बताया सदगुरु ने कि डू नॉट बिकम पेरेंट, पेरेंट नहीं बनो, उसके दोस्त बनकर उससे बात, कोचिंग करो। पेरेंट का रोल क्या हो गया, कोचर हो गया, कोचिंग करना है। जैसे टीवी की एक और अच्छी एडवर्टाइजमेंट मेरे को अच्छी लगती है, फादर बच्ची के साथ टेबल टेनिस खेलता है और कभी कभी हार जाता है, तो बच्ची को बड़ा अच्छा लगता है, मैंने फादर को। तो दोनों तरफ से वो उसको गाइड करता है, कोच करता है कि बच्ची का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। तो उसके साथ कभी कभी खेलो, और खेलते खेलते उसको आपने कम्युनिकेट किया, गाइड किया, तो वो इंस्ट्रक्शन ले लेता है। पर जैसे ही हम फादर मदर की तरह उसको बोलते हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता। वो दोस्त की एक एज ऐसी आती है, एक उम्र ऐसी आती है, वो दोस्तों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स हमें हर समय इंस्ट्रक्शन दें, क्योंकि फ्रीडम एक नेचुरल नेचर हो गया। इसीलिए कोचिंग भी करें, उसकी केयर भी रखें, ध्यान भी रखें, पर अनवांटेड इंस्ट्रक्शन न दें। ये कई पेरेंट्स को डर लगता है कि हम डांट लगाएंगे तो बच्चे सुसाइड करेंगे, तो ऐसे में बच्चों को सही एडवाइस कैसे? अब जो मैंने कहा, ये समय ही ऐसा है जब हर व्यक्ति इमोशनली सेंसिटिव हो गया है, टच मी नॉट वाला नेचर हो गया है, मुझे टच नहीं करता। जो मैंने पहले बताया, मार पड़ती थी तो कुछ नहीं होता था, अच्छा भी लगता था कि माँ ने मारा, फादर ने मारा, टीचर ने मारा, कुछ वो आता नहीं था। पर अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी डिपेंडेंट हो गई
कि वो टेक्नोलॉजी में इतना उलझ गया कि उसका लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है और हायर ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो उसका जो रिएक्शन होता है फटाफट होता है और वो कुछ कर लेता है। तो ऐसे समय में हम उसको खाली आंख दिखाएं, जो श्री कृष्ण का भी कई बार बताया कि वो मदर केवल आंख दिखाती थी कि मेरे को अच्छा नहीं लगा ये तेरा बिहेवियर। वो उसको फीलिंग जाए कि मदर फादर को मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। नाराज उसकी केवल आप आंखों से दिखा रहे हो, अंदर शांत, तो उसको वो वाइब्रेशन। अब मैंने कहा ये हाथ चलाना और पांव चलाना ये आउटडेटेड है, ये करेंगे तो नुकसान ही नुकसान होता है। और ये व्यक्ति तभी करता है जब वो अंदर से गुस्से में है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हाथ चल जाता है, जब गुस्से में होता है तो ब्लड यहाँ आ जाता है, पाँव में आ जाता है, और इसीलिए हाथ नेचुरल चल जाता है। वो नहीं करें, अपन उसको दिखाएं कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बिहेवियर, और उसको फिर सुबह अगर मैंने उसको कुछ बोला है तो 2 घंटे बाद उससे दोस्ती भी करें, उसको नाराज न छोड़। दिन भर अगर उसको नाराज छोड़ दिया तो उसका इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव होता है। तो उसको कुछ बोला भी, फिर 1 घंटे बाद प्यार से उसको बुलाकर बातें करते हैं। डांटने वाला समय मेरे हिसाब से चला गया। ह्यूमन नेचर ही ऐसा हो गया कि डिफिकल्ट है। आज बच्चे को ही नहीं, सड़क पर भी किसी को कुछ बोल देते हैं, घर में काम करने वाले किसी को बोल देते हैं। वही जितने भी किलिंग होते हैं उसमें मेजर किलिंग का नेचर ये देखा कि उसको उसके मालिक ने कुछ बोल दिया और वो बाद में आके डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन देना है, नज़र रखना है, पर बोलना तेजी से नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम अगर 100 हैं तो 100 में से 10 प्रॉब्लम, 10% प्रॉब्लम क्यों होते हैं? मैं राइट, आई एम राइट। और 90% प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? यहाँ से। यहाँ क्या है? हमारा बोलने वाला वोकल कार्ड। भगवान ने यहाँ क्यों रखा बीच में? सिर से, दिमाग से और हार्ट से इक्वल है, ये वोकल कार्ड बीच में है। तो भगवान ने भी बोला जब बोलो सोच कर बोलो, प्यार से सोच कर बोलो और प्यार से। वो इमोशनली ओवर एक्टिव है, हम ना हो। मैं शांत होकर उसको हैंडल करूं, क्योंकि मैं पेरेंट हूं, मैं उसको हैंडल करूं। आप देखते हैं स्कूलों में कई जगह टीचर्स गड़बड़ कर देते हैं, तो नुकसान किसका होता है? टीचर को ही बाहर कर दिया जाता है, पुलिस केस होता है। तो वो हम ना करें, हम ही उसको प्यार से हैंडल करें। क्योंकि मैं कोच होने के कारण मेरी ड्यूटी है कि मैं रिएक्ट नहीं करूं, वो कर रहा है, उसको शांत करूं, बिठाऊं, बात करूं, फिर हैंडल करूं। हैंडल करना आना पड़ेगा। वो टेक्निक, मेथड सभी को सीखना पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, चैलेंजिंग वर्ल्ड है। हमें दोनों चाहिए। हमें चाहिए कि वो पढ़ाई भी अच्छा करे और हमें चाहिए कि वो संस्कार में भी अच्छा हो। अब दोनों चीज़ें हमें चाहिए, तो हमें भी थोड़ा धैर्यता रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें, उनका स्क्रीन टाइम कम कैसे करें और पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें? मोबाइल से पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल से कोचिंग भी होती है, ऑनलाइन टीचिंग भी होती है। तो वो क्वेश्चन नहीं है कि मोबाइल से उसको हटाएं।
उसका वो क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे बढ़ाएं। उसको मोबाइल से करना है, करने दें, फिक्स टाइम कर लें। ये टाइम को मोबाइल का यूज़ करेगा, ये टाइम तेरे को पढ़ना है। तो वो जब डिवाइड करेंगे और उसको लगेगा मेरे से छुड़ाया नहीं जाता है। व्यक्ति नाराज तब होता है जब उससे कोई चीज ले ली जाती है, उसको लगता है मोबाइल मेरे से जा रहा है, तो वो रिवेंज लेता है। हम उसका मोबाइल ले नहीं रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं करना, एग्जाम के बाद अच्छी तरह करना, दिन भर करना, पर एग्जाम तक तू पढ़ाई कर। तो उसको लगेगा कि एग्जाम के बाद मैं खेलूंगा, मोबाइल देखूंगा, तो उसका जो रिवेंज नेचर है वो कम होगा और अच्छा होगा तो वो छोड़ भी देगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे तो आज समझ भी रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे तो समझदार भी हो गए, मैच्योर्ड हो गए, बल्कि ओवर मैच्योर्ड हो गए हैं। क्योंकि आत्माएं जो आ रही है वो दादा परदादा नानी नाना की आ रही है, तो वो मैच्योर्ड, ओवर मैच्योर्ड आत्माएं आ रही हैं और वो सब जानती हैं। पर कुछ बच्चे जो इधर से उधर होते हैं उनको हमें हैंडल करना, और कभी भी दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना। अगर दो बच्चों में से किसी को करेक्ट करना है तो उसके सामने करेक्ट ना करें। बच्ची को उसके सामने करेक्ट करेंगे या बच्चे को उसके सामने करेक्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोनों को अलग अलग हैंडल करें। ज़्यादातर गर्ल्स आज बेटर पढ़ाई कर रही हैं, बेटर फोकस है, कंसंट्रेशन अच्छा है और एग्ज़ाम्स भी अच्छे ला रही हैं। तो गर्ल्स का ये नेचर ही है कि उनका फोकस रहता है। बच्चों का थोड़ा, मेल बच्चे का थोड़ा कैरेक्टर इधर उधर डाइवर्ट होता है, तो उसको हमें हैंडल करना। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग रहते हैं, बच्ची के कैरेक्टर अलग रहते हैं और बच्चे के अलग रहते हैं। तो दोनों के कैरेक्टर को समझकर हमें उसको ग्रो करने दें। हमारा काम है वो बड़ा हो, ग्रो करेगा। पढ़ाई तो ठीक है, करेगा ही करेगा, पढ़ाई से डरे नहीं। पढ़ाई जो भी करेगा वो सक्सेसफुल होगा ही आज की दुनिया में। आज लोग पैसा देने को तैयार हैं, उनको चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर मेरे यहाँ कोई ठीक करके गया तो वो जो मांगेगा देंगे ही देंगे। तो आज ऐसा नहीं है, बॉम्बे में सिंपल लेडीज घरों में काम करती है, महीने के 40,000 रुपये कमा लेती है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, पैसा आता है, पर हम उसको मैच्योर करें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें कि कहीं भी बच्चा जाए वर्ल्ड में वो अपने पाँव पर खड़े रहे, स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो पेरेंट्स को हैंडल करें। ये बच्चे भी देखे हैं कि जो बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुए, अपने ही यहाँ आते थे सेंटर पर ही, तो वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब वो पेरेंट्स को हैंडल करता पूरा, और वो टॉप पोस्ट पर है। तो ऐसा नहीं है बच्चे खराब हैं, कुछ बच्चे इधर से उधर होते हैं, तो उनको हमें अच्छी तरह हैंडल करना। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि 3 प्रश्न आए थे, उसका उत्तर भाई जी ने दे दिया है। और भी किसी को कुछ पूछना है तो आकर के पूछ सकते हैं। जो खेल का सीक्रेट बताया, क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों को दो। जैसे ऑफिस में टाइम देते हैं, ऐसे घर आकर बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम दो, तो वो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे ही। ऐसा नहीं जब बच्चा बोल रहा है मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, बच्चा बोल रहा है मैं हाँ हाँ कर रहा हूँ, तो वो बच्चा पकड़ लेता है। जब उसको टाइम देना है तो मैंने सब मोबाइल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया, उसके साथ 1 to 1 बैठा, आंखों में आंख मिलाकर बैठा, तब वो सुनेगा। और
और बच्चों में जल्दी उठने की आदत ऐसी कैसी डालनी चाहिए? वो खुद ही उठेगा ना। अपन अगर आप जल्दी मैं उठ रहे जल्दी हैं उठती हूँ। तो वो भी उठेगा। वाइब्रेशन देना, जो परमात्मा का मेन सीक्रेट मैंने सीखा कि आज के समय कुछ काम नहीं करता, केवल वाइब्रेशन काम करता। शुभ भावना शुभ कामना रखो और ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करो कि ये जल्दी उठे या लेट उठे, किसी को बोलो नहीं, तो वो खुद ही उठने लगेगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन आपके पहुंचेंगे। इस समय केवल एक ही चीज काम करती है, शुभ भावना शुभ कामना। वो मेरा बच्चा नहीं है, परमात्मा का बच्चा। जब परमात्मा का बच्चा है तो परमात्मा केयर करेंगे। जब तक मैंने पकड़ा हुआ है कि मेरा है तो कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, और जब मैंने उसको छोड़ा, नेचुरल उसकी ग्रोथ। हम सब जो बचपन में, हमें कोई किसी ने पढ़ाया नहीं, कोई कोचिंग नहीं हुआ, सब नेचुरल पढ़ते थे ना। उस समय सबको पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि पढ़ना है, पास होना है। तो उस समय कोई पेरेंट्स कुछ कहते ही नहीं थे, पेरेंट्स तो बेचारे अपनी मेहनत करते थे। तो वही वातावरण हमें घर में क्रिएट करना। तो हम खुद मोबाइल का यूज कम करेंगे तो वो भी कम करेगा। वो सब कॉपी करता है, जो भी वो देखता है सुनता है वो कॉपी करता है। आप देखेंगे छोटी जो गर्ल चाइल्ड है, वो पहला गेम क्या खेलती है, लड़की जो है, या तो मदर का गेम खेलेगी या टीचर का खेलेगी, क्योंकि वो कॉपी कर रही है टीचर कैसे करती है। तो वो सब चीजें ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, और हमें उस ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव रहना, तो वो बच्चा स्ट्रांग बनेगा। आज के समय हमारा केवल एम ये रहे कि बच्चा स्ट्रांग बने, तो पढ़ाई करेगा ही करेगा, जल्दी उठेगा ही उठेगा, अगर मेरे वाइब्रेशन क्लियर है, मेरे में डर नहीं है, मेरे में इनसिक्योरिटी नहीं है, तो उसमें भी नहीं रहेगी। मेरे में इनसिक्योरिटी है कि क्या होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो वो होगा। नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। जितना हम उस, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बुक में दिया है मैंने, रियल एग्जांपल। अब्दुल कलाम जी जब 9 साल के थे तो वो पेड़ को पकड़कर लटके हुए थे, उनको पेड़ों पर चढ़ने का शौक था। उनकी छोटी कजिन 8 साल की, वो भी पेड़ को पकड़कर लटकी हुई थी। हवा तेज आई, तूफान आया, अब्दुल कलाम जी के फादर ने कहा होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा देखना, गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। अब्दुल कलाम जी ने अपने फादर से पूछा मैं क्यों नहीं गिरा? फादर ने कहा मैंने केवल एक इंस्ट्रक्शन दिया था, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना। तो जो इंस्ट्रक्शन ब्रेन से गया, अपर लिम्ब में गया, होल्ड ऑन, पकड़ के रखना, एक इंस्ट्रक्शन था, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने क्या कहा, देखना, गिरना नहीं। तो ब्रेन में क्या मैसेज गया, पहले गिरूं फिर पकड़ूं। कंफ्यूजन हो गया ना, करना क्या है, पकड़ना है कि गिरना है। तो उस ब्रेन नहीं शब्द, नो शब्द पकड़ लेता है, क्योंकि हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता है रियल क्या है और रियल फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। और इसी तरीके से अगर मैं अपने को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, सम्मान देता हूँ, तो मेरा माइंड उसको लेता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, तो वो वाइब्रेशन उसमें भी जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता कि रियल क्या है, अनरियल क्या है। किसी को कॉकरोच को देखकर एकदम रिएक्शन आते हैं, किसी को नहीं आता, क्योंकि उसने जो अपने अंदर डर क्रिएट कर रखा। इसका सुंदर पिचई ने बहुत अच्छा दिखाया, बताया। सुंदर पिचई जो गूगल का सीईओ है, उसने अपने एक वर्षन में दिया। एक बार वो रेस्टोरेंट में बैठे थे,
रेस्टोरेंट में कुछ लेडीज कॉफी पी रही थी। एक कॉकरोच सडनली एक लेडी के ऊपर आ गया। लेडी रिएक्ट करने लगी। कॉकरोच दूसरी लेडी के ऊपर चला गया, वो रिएक्ट करने लगी। धीरे धीरे 3-4 लेडीज रिएक्ट करने लगी। जो वहाँ का खाना परोस रहा था, चाय परोस रहा था, उसने देखा, वो आया, उसने सोचा क्या प्रॉब्लम है। कॉकरोच उसके ऊपर आ गया। उसने आराम से कॉकरोच को देखा, वो कॉकरोच को पकड़ के बाहर फेंक दिया। सुंदर पिचई ने लिखा, कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल था रिएक्शन का कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो रिस्पॉन्सिबल था। अगर कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल होता तो वो भी चिल्लाता। तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल था? क्योंकि वो उसको हैंडल नहीं कर पाता। अगर बॉस ने कुछ बोला और मैं हैंडल कर नहीं पाया तो मैं भी गुस्से में आ गया। पर मैं ट्रेंड हूं और मैंने उसको हैंडल कर लिया, तो बॉस रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसकी जो बात मेरे को अंदर तक गई उसको मैंने हैंडल कर लिया। जो बाबा ने सिखाया कि कोई कुछ भी बोले उसको पर्सनली नहीं लेना और उसको हैंडल करना। तो रिएक्शंस हमारे लोअर ब्रेन के रहते हैं, इमोशनल ब्रेन के रहते हैं। पर मैंने अब ट्रेन कर दिया अपने माइंड को, तो वो माइंड इतना ट्रेन हो गया कि मेरे लिए वो रिएक्शन रिस्पॉन्स के काम में आते हैं। मेरे को रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्स करो, बच्चे को भी करो। आपको कुछ बोलना है जरूर बोलो, पर अपनी चैनल खोल के रखो, चैनल को बंद नहीं करो। तो चैनल खुली रहेगी तो बच्चा बोलेगा, उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स अवेलेबल हैं। उसको ये डर नहीं लगे कि बोलो कि नहीं बोलो। जैसे जनरली क्या होता है कि फादर हमेशा थोड़ा टफ रहते हैं, मदर सॉफ्ट रहती है। अब बच्चे को फादर से डर लगता है तो वो क्या करता है, पहले मदर को बोलेगा कि आप ये मेरा काम करवा दो, तो फिर मदर उसको हैंडल करके फादर को बोलती है और फादर फिर करते। वो कैरेक्टर नहीं आए, उसको लगे कि मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे लिए अवेलेबल हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। क्योंकि उसमें दोनों कैरेक्टर जाएंगे, फादर के भी जाएंगे, मदर के भी जाएंगे। दोनों कैरेक्टर चाहिए उसको। और जो दोनों कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, देखो वो वर्ल्ड का लीडर बनता है। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर लेडी थी पर एक टफ प्राइम मिनिस्टर बनी इंग्लैंड की, क्योंकि उसमें दोनों कैरेक्टर थे। फीमेल कैरेक्टर भी थे तो मेल कैरेक्टर, और हर एक के अंदर ये दोनों कैरेक्टर रहते हैं। और वही हमें उनको ग्रो करने देना है कि मेल भी आए, केयर भी आए। भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पेरेंटिंग का सेशन लिया। जब शुरुआत ही किया तो वो फैमिली का इतना अच्छा फुल फॉर्म उन्होंने बताया, फादर एंड मदर आई लव यू। ठीक है, इतना अच्छी तरह से वो शुरुआत हुई। और जैसे ये प्रश्न आए बहुत सारे, तो मुझे भी एक थॉट आया कि जब हम बचपन में स्टोरी सुनते थे एक बंदर की, उस बंदर के स्टोरी में ऐसा बताया जाता था, वो बंदर पेड़ पर है और नीचे टोपी वाला बैठा हुआ था, वो सो गया। तो सोने के बाद बंदर नीचे आया, वो टोपी उसकी उठा करके ऊपर चला गया। और जब ऊपर गया तो फिर टोपी वाला जब उठा तो उसने देखा कि उसकी टोपी यहाँ तो चली गई है। तो उसने बहुत एफर्ट की है कि वो टोपी दे इसके लिए, लेकिन वो नहीं दे रहा था बंदर। तो टोपी वाले ने एक युक्ति रची
या युक्ति रची, उसके पास जो उसकी खुद की पहनी हुई टोपी थी उसने वो क्या किया, नीचे फेंक दिया, और बंदर ने देख करके क्या किया, उसकी टोपियां फेंक दिया। हम बच्चों के लिए सभी ने बहुत पूछा कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, बहुतों ने पूछा कि मोबाइल कैसे उनका कम करवाएं, मोबाइल ऑपरेटिंग कैसे कम करवाएं। पहली शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं आजकल तो पेरेंट्स ही बच्चों को मोबाइल देते हैं, जैसे बच्चा रोया तो चुप कराने के लिए वही मोबाइल ले लो, ठीक है, खाना खाना है तो पहले क्या करो, मोबाइल ले लो। मोबाइल मतलब कई ऐसे छोटे बच्चे जब तक उनके सामने मोबाइल नहीं होता तो खाना ही नहीं खाते, क्योंकि मोबाइल की आदत उनको किसने लगाई, मतलब पेरेंट्स का कंफर्ट जोन में वो चले गए कि इनको बच्चों को नहीं हैंडल कर सकते तो चलो मोबाइल से एटलीस्ट चुप तो बैठेंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, भाई जी ने भी वही बताया कि हमें सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी है। जब हमारा वो मोबाइल हैंडलिंग कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बच्चों का भी कम होगा, बच्चों को पेरेंट्स का टाइम मिलेगा तो वो भी खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली उन बातों से वो दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से भाई जी ने हमें गाइडेंस दिया। मुझे ऐसी आशा है कि ये सारे ट्रिक्स हम अपने रियल लाइफ में भी अभी यूज करेंगे, ताकि जो भी डिफरेंस है या तो जनरेशन गैप कभी कभी फील होता है वो सब खत्म हो जाएगा। अभी हम 2 मिनट सिर्फ बाबा की याद में रहते हैं, फिर ये कंप्लीट करेंगे। और सुबह उठकर पहला उनको अच्छे वाइब्रेशन दे, सुबह उठने के बाद उनको अच्छे वाइब्रेशन दे, बहुत अच्छे, मेरा कहना मानते, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो वो वाइब्रेशन उनको पहुंचेगी। आज पूरा खेल अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था वाइब्रेशन का है, और वाइब्रेशन जितने पावरफुल होंगे वो काम सहज होता जाएगा। जो कल भी बताया कि हमारा हर संकल्प पूरे यूनिवर्स में जाता है, तो ये पास में क्यों नहीं जाएगा, पूरे यूनिवर्स में जाता है, वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट होकर वापस आता है। ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी मेरे पास आई और उसने कहा जब मेरे को सुसाइड का थॉट आता है तो पता नहीं 1000 विचार और आ जाते हैं, कर ले। अब क्यों आए, तो मैंने एनालिसिस किया क्या हो रहा है। तो जैसे ही उसका थॉट जाता है तो जो करने वाले हैं तो उनके भी आ जाते हैं, हाँ कर ले, बहुत अच्छा। तो इसीलिए थिंकिंग को चेंज करना है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही कंसीव करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, गवर्न करता है और यूनिवर्स करता है। जो कल भी मैंने बताया कि जो माइक्रो है वो मैक्रो है, जो सूक्ष्म है वो ग्रॉस है। तो सूक्ष्म में हम अपने को करेक्ट करेंगे तो ग्रॉस होगा ही होगा। अच्छा, हमारा लेवल केवल ये है, ड्यूटी ये है कि मैं अपने सूक्ष्म को करेक्ट करूं, और जितना मेरा सूक्ष्म ठीक होगा, डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, चिंता नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, तो वो बच्चे में भी वो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जाएगा और वो बच्चा शांत रहेगा।
पेरेंटिंग का सेशन सुना। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबसे बड़े पेरेंट जो एकदम बेस्ट टीचिंग्स हमें देते हैं पेरेंटिंग के, वो हमारे परमपिता परमात्मा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी नए मेंबर्स है, खास उनके लिए 7 दिन का कोर्स होता है। 7 दिन के कोर्स में बहुत सारे सीक्रेट